डियर स्टूडेंट्स, हम फिनोल स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम फिनोल की डेफिनेशन से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो फिनोल क्या है? फिनोल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अच्छा हाइड्रोक्साइल ग्रुप हमने इससे पहले भी पढ़ा था, बट वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप सिंपल कार्बन से अटैच था तो उसका नाम था एल्कोहल। यहाँ पर वही हाइड्रोक्साइल ग्रुप सिंपल कार्बन से अटैच नहीं है बल्कि रिंग से अटैच है। किससे अटैच है? रिंग से अटैच है, बेंजीन की। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फिनोल कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसे कहते हैं भाई? OH को कहते हैं। इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो जब वो बेंजीन रिंग से अटैच होती है तो हम उसे कहते हैं फिनोल्स। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। यानी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मान लें ये बेंजीन है और इस बेंजीन के कहीं पर भी आप अगर OH लगा दें, ये मैं समझा करिए ऊपर लगेगा तभी वो फिनोल है, नहीं, दैट इज फिनोल। ये क्या है? फिनोल। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं कि अभी भी मैं OH ही लगाऊंगा, बट मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े से गैप से लगा रहा हूं। पहले मैंने CH2 लगा दिया, फिर OH लगा दिया। क्या ये फिनोल है? प्यारे बच्चों, क्या ये फिनोल है? नहीं, ये फिनोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे कहा डायरेक्टली अटैच। क्या ये OH बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली अटैच है? नहीं है। तो भाई ये फिनोल कैसे हो सकता है? इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक फिनोल है, बट ये एक फिनोल नहीं है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि रिंग के साथ OH होना चाहिए, रिंग के बाद कोई बीच में कार्बन ना आता हो। अगर कार्बन आता होगा तो फिर वो फिनोल नहीं है बल्कि वो एल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, तो हमने इसकी डेफिनेशन को तो कवर किया। अब अब ये जो फिनोल का वर्ड है, ये फिनोल सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था या फिर बनाया था? तो भाई इसको सबसे पहले हासिल किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रूनगू। क्या है? रूनगू। स्पेलिंग तो RUNGE है, बट हम इसे पढ़ते हैं रूनगू। कब किया? 1834 के अंदर इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्टेन किया। किस में से किया? कोल टार में से। कोल टार में से। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछ सकता है। देखिए ई कैट में तो ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं आना। ई कैट का पेपर बहुत सिंप्लीफाइड होता है, बट एमडी कैट के पेपर के लिए आपको अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ेगा, बहुत तैयार करना पड़ेगा। आपको चीता बनना पड़ेगा, तभी जाके आप एमडी कैट को क्रैक कर पाएंगे, वरना आप एमडी कैट को क्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कुछ टीचर से पढ़ा होगा, वो आपको कहते होंगे कि फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। तो क्या फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है? हाँ, फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है, बट एक शर्त है। बट एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि जब तक तुम बेंजीन को पानी में डिसॉल्व ना कर दो। क्या शर्त है? जब तक तुम बेंजीन को पानी में डिसॉल्व ना कर दो, तब तक तुम उसे कार्बोलिक एसिड नहीं कह सकते। ठीक है, तो यानी फिनोल नहीं बल्कि फिनोल का एक्वस सॉल्यूशन, क्या मैंने कहा? फिनोल का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? कार्बोलिक एसिड। यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलें, तो बेटा फिनोल को कार्बोलिक एसिड कह सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं, दैट्स फाइन, बट कार्बोलिक एसिड कहने के लिए ये शर्त है कि अगर आप 5% इसका सॉल्यूशन बना दें। किसका? फिनोल का। तो आप उस सॉल्यूशन को फिनोल कहते हैं। सिर्फ फिनोल को कार्बोलिक एसिड नहीं कहते। यानी अगर आपने फिनोल को अगर आपने फिनोल को पानी में डिजोल्व कर दें, कितने फिनोल को? 5% फिनोल को अगर आप पानी में डिजोल्व कर दें तो फिर आप उसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। अच्छा, तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि फिनोल एक डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक है। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फर्क है?
क्या ये बात आपको पता है कि डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक क्या होता है? देखें, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि जर्म्स को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? जर्म्स को रिमूव करते हैं। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि लिविंग सरफेस पे से ये काम करेगा, लिविंग सरफेस पर से ये काम करेगा। और डिसइंफेक्टेंट क्या करता है? क्या करता है? नॉन लिविंग पर से ये काम करता है। तो जब हम किसी जानदार के ऊपर से जरासीम रिमूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक, और जब हम किसी बेजान चीज के ऊपर से जर्म्स को हटाते हैं तो सॉल्यूशन को हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जैसे आप अगर कहीं रोड वोड पे गिर गए तो आपको जख्म हो जाता है, तो चोट लग जाती है ना, तो उस चोट को हम डिटॉल से साफ करते हैं, है ना। तो डिटॉल एक जानदार को साफ कर रहा है। आप तो जानदार है ना, घोड़े जैसे, हाँ, तो आपको साफ कर रहा है, तो वो डिटॉल उस वक्त क्या कहलाएगा? एंटीसेप्टिक। क्या कहलाएगा? एंटीसेप्टिक। और घर में आप फर्श पे फिनाइल का पोछा लगा रहे हैं, तो वो जो फर्श है वो तो जानदार नहीं है, तो वो जो फिनाइल है वो क्या कहलाएगा? फिनाइल कहलाएगा डिसइंफेक्टेंट। ऐसा केमिकल जो जानदार के ऊपर से जरासीम को हटाए एंटीसेप्टिक कहलाता है। ऐसा केमिकल जो बेजान चीजों के ऊपर से जरासीम को हटाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग चीजों को या सरफेसेस को हम एक और नाम ही देते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। चलिए, और फिनोल से रिलेटेड हमें क्या बात याद रखनी है कि देखें, फिनोल से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बना सकते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन। फिनोल से हम एक खास चीज बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं फिनोफ्थलीन। क्या आपने कभी फिनोफ्थलीन के बारे में सुना है? यस, फिनोफ्थलीन इज अ बेसिक इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन इज अ बेसिक इंडिकेटर। क्यों? जैसे ही आप फिनोफ्थलीन को किसी बेस में डालोगे वो फौरन से पिंक कलर दे देगा। अगर आपने ये चेक करना है कि आपके सॉल्यूशन में बेस मौजूद है या नहीं, तो आप उसमें किस चीज को डाल दें? फिनोफ्थलीन को डाल दें। फिनोफ्थलीन जैसे ही उसमें जाएगा और अगर उसको बेस मिलेगी तो फिनोफ्थलीन का कलर फौरन से पिंक हो जाएगा। तो फिनोफ्थलीन एक बेसिक इंडिकेटर है, बेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपने अपने कॉलेजेस के प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा फिनोल्स को हम सोप बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, बट उससे भी ज्यादा हम इससे प्लास्टिक बनाते हैं। फिनोल से हम क्या बनाते हैं? प्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक बनाते हैं भाई? बेक लाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेक लाइट प्लास्टिक बनाते हैं। और ये चीज मैंने आपसे फार्म इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के चैप्टर में डिस्कस की है, आप चाहें तो वहां जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, हम इससे और क्या काम कर सकते हैं? हम इससे इंक के प्रिजर्वेटिव्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंक के प्रिजर्वेटिव्स, यानी ऐसे केमिकल्स बनाते हैं हम फिनोल से जो कि इंक को खराब होने से बचाते हैं। सही है। ये तो हमने इसकी कुछ बेसिक बातें कर ली। अब अगर अगर हम फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख के, चख के या सूंघ के मालूम कर सकें, उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो रिएक्शन से मालूम हो उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो पहले खैर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके जल्दी जल्दी, और इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो फिनोल इटसेल्फ एक सॉलिड है। फिनोल इटसेल्फ क्या है? एक सॉलिड है, और ये एक कलरलेस सॉलिड है। बट 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 जब आप इसे हवा से एक्सपोज कर देंगे, व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर आपने इसे हवा में रख दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता रेडिश कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं। तो अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे कहना चाहूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इन अदर वर्ड्स, कि प्योर फिनोल इज कलरलेस सॉलिड, while while impure phenol is रेडिश सॉलिड। मेरा ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। दूसरी बात जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि फिनोल हाईली टॉक्सिक और कोरोसिव है।
ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है। और अगर ये आपकी स्किन से टच हो तो आपकी स्किन पर एक तो ये ब्लिस्टर बना सकता है, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले, और उसे जला भी सकता है। तो फिनोल थोड़ा सा खतरनाक है। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो फिनोल की बात अगर हम करें अब बाकी बोर्ड्स के मुकाबले में, सिंध बोर्ड को साइड पे करके, तो बाकी बोर्ड ये कहते हैं कि फिनोल जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, फिनोल वाटर में इतने आसानी से डिजोल्व नहीं होता। बट 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 अगर आप इसे थोड़ा सा टेम्परेचर दे दें, यानी फिनोल नॉर्मल स्टेट पर तो इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि आपकी सिंध बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है सॉल्युबल इन वाटर। जबकि दर हकीकत असल बात यह है कि फिनोल पानी में डिजोल्व नहीं होता, बट कैन बी डिजोल्व। लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है अगर अगर आप उसे खास टेम्परेचर दे दें, ये हो सकता है अगर आप उसे खास टेम्परेचर दे दें। और वो टेम्परेचर कितना है? वो टेम्परेचर 68 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है भाई वो टेम्परेचर? 68। यानी नॉर्मली तो नहीं होता पानी में डिजोल्व, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और वो टेम्परेचर कितना है मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, 68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने टेम्परेचर पर ये बड़े आराम से पानी में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, चलें। बट सिंपल फिनोल तो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा, लेकिन जो डाईहाइड्रिक फिनोल्स हैं, अब डाईहाइड्रिक फिनोल्स क्या होते हैं, और जो ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स हैं ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये ऐसे फिनोल्स होते हैं जिनके ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो, एक नहीं बल्कि दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं। कैसे? अगर मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये तो सिर्फ मोनोहाइड्रिक है, एक ही OH है। लेकिन अगर मैं इस पे दो OH लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा? डाईहाइड्रिक। तीन OH लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा? ट्राईहाइड्रिक। ये जो फिनोल्स होते हैं ये डायरेक्टली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, पानी में। अगर पेपर में उसने आपसे रीजन पूछी कि वाई दीज केमिकल्स आर डिजोल्व इन वाटर, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल क्या करता है? पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये पानी में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना भी ज्यादा नहीं होता, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम अल्केन्स के कंपैरिजन में देखें, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अगर आप इनके कंपैरिजन में देखें तो फिनोल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। पेपर में अब वही रीजन पूछेगा क्यों हाई है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। फिनोल के ऊपर जो OH है ना, उसमें से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ये कंपाउंड को मजबूती देता है, और इस मजबूती की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। लेकिन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को देखते हुए वैसे नहीं। वैसे अगर हम सिंपल बात करें कि फिनोल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो फिनोल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। फिनोल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिनोल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 43 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हरगिज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। चलें, इसी तरह से अगर हम फिनोल के ओडोर की बात करें, ओडोर का मतलब समझते हैं स्मेल की, तो फिनोल का जो ओडोर है वो उसको हम प्यार से कहते हैं फिनोलिक ओडोर। फिनोलिक ओडोर, और फिनोलिक ओडोर बिल्कुल एक मेडिसिनल स्मेल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मेडिसिनल स्मेल की तरह। आप कभी कभी क्लिनिक पे जाते होंगे, और क्लिनिक पे जाते होंगे तो आपको अजीब सी दवाइयों की खुशबू आ रही होती होगी, है ना? तो वो जो दवाइयों की स्मेल है, वो जो दवाइयों की स्मेल है, मुन्ने वो क्या है? वो जो दवाइयों की स्मेल है वो क्या है? वो फिनोलिक ओडोर है। यानी हम ये कहते हैं कि वो स्मेल भी फिनोल की वजह से ही आ रही है, कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि फिनोल बेस्ड है। इसके अलावा फिनोल क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, और साथ साथ हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है?
हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर। ये हवा में मौजूद नमी को क्या कर सकता है, अपने अंदर जब्स कर सकता है। खैर, तो ये तो हो गया सिंपल सा फिनोल का स्ट्रक्चर, सॉरी सिंपल से फिनोल का इंट्रोडक्शन। अब हम फिनोल की प्रिपरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम फिनोल की प्रिपरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिनोल की प्रिपरेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। और एक दफा अगर हमने फिनोल की प्रिपरेशंस को डिस्कस कर लिया, तो फिनोल के रिएक्शंस तो हमने ऑलरेडी काफी सारे बेंजीन में डिस्कस कर ही लिए थे। इसका मतलब ये चैप्टर बस अब हम फौरन खत्म कर देंगे। प्यारे बच्चों, देखिए फिनोल की हमारे पास कई सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, कई सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। बट हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, ये लेबोरेटरियल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? लेबोरेटरियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। खैर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउ प्रोसेस। ठीक है। बड़े जो डाउ प्रोसेस है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ये इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता, यानी हम इसे लार्ज स्केल पर यूज नहीं करते। बट हम अपने सीखने की अगर हम बात करें, तो हमारे सीखने के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है लैब के अंदर। अच्छा भाई, डाउ प्रोसेस को हम क्लोरोबेंजीन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन प्रोसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई हम इसमें जो काम स्टार्ट करेंगे, वो हम क्लोरोबेंजीन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम एक क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ये हो गया बेंजीन। और इसी बेंजीन पर अगर मैं Cl लगा दूं, तो फिर यही बेंजीन क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या करते हैं, हम इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करा देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ। अब जैसे ही हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये मिल जाता है किसके साथ? Cl के साथ। किसके साथ मिल जाता है? Cl के साथ। और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? HCl। क्या बना लेते हैं? HCl। यानी हम NaOH डालेंगे और बदले में HCl निकल जाएगा। क्या होगा? हम NaOH डालेंगे और बदले में क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जब HCl निकल जाएगा, तो देखते हैं बना क्या। अब ये H और Cl, H और Cl मिलके HCl बन गए। तो यहां से क्या बचा? NaO। बट हम लिखेंगे कैसे? ONa। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूं NaO, तो देखें सोडियम की वैलेंसी होती है 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। अगर सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो सोडियम आगे ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है और नीचे चेन से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम जरा ऐसे लिख देते हैं घुमा के। कैसे? घुमा के। अब क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और बिल्कुल ही एडजस्टेबल है। कैसे? कि भाई एक ऑक्सीजन जो है वो नीचे चेन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन जो है वो नीचे चेन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और एक एक ऑक्सीजन क्या है, जो है वो आगे सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। इसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। बट हमारे पास फिनोल तो नहीं बना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका HCl से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं? HCl से। जैसे ही आप इसका HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, ये जो Cl है ना मुन्ने, ये Cl जाके Na से मिल जाता है। ये Cl किससे मिल जाता है? जाके Na से। और क्या चीज निकल जाती है? NaCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है? NaCl निकल जाता है। अब बचा क्या? ये O तो बचा, लेकिन Na जो है वो Cl के साथ मिल गया, तो H जाके यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद रखें कि हम इसे क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसे किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्लोरोबेंजीन से। अगर आप चीजों की समरी भी याद रख लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत है। अगर आप चीजों की समरी भी याद रख लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है आपके लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। बहरहाल, अब हम अब हम एक प्रोसेस और पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोसेस। कौन सा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोसेस। बेंजीन
सल्फोनिक एसिड प्रोसेस। बेटा इस प्रोसेस में आप काम कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई? इस प्रोसेस में हम काम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। कहाँ से शुरू करेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम सबसे पहले बेंजीन लेते हैं। ठीक है, ये आ गया बेंजीन। सही है। अब देखें सल्फोनिक एसिड का मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सल्फोनिक एसिड का मतलब है कि उसके पास SO3H है। क्या है उसके पास? SO3H। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चले। अब आप इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? जैसे आपने ऊपर कराया था NaOH से, यहाँ भी हम किससे कराते हैं? NaOH से। तो यहाँ भी हम इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NaOH से। जैसे ही आप इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं, जैसे ही आप इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं, तो होता क्या है कि इसमें से जो सोडियम है वो जाके हाइड्रोजन की जगह लग जाता है, और हाइड्रोजन निकल के OH के पास आ जाता है। तो H और OH एक दूसरे से मिलते हैं और सब पानी पानी हो जाता है। क्या हो जाता है? सब पानी पानी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन तो NaOH करेगा और बाहर कौन आएगा? वाटर। और जब ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा? SO3Na। क्या बन जाएगा? SO3Na। क्योंकि मैंने आपको यही बताया, ये Na जाके हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा, तो क्या बन जाएगा? SO3Na। और ये हाइड्रोजन फिर इस OH से मिलेगा और क्या बना लेगा? वाटर। अब इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोबारा इसका NaOH से रिएक्शन करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट समरी याद रख लें। समरी क्या है कि क्लोरोबेंजीन को हम डाउ प्रोसेस भी कहते हैं, क्लोरोबेंजीन प्रोसेस को हम डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हम किससे रिएक्शन कराते हैं? क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ, और हमें क्या मिल जाता है? हमें फिनोल मिल जाता है। ये कौन सा मेथड है? ये लेबोरेटरी मेथड है, ये इंडस्ट्री में यूज नॉर्मली नहीं होता। अब आप इसका NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे ही आप इसका NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि मुन्ने NaOH में से NaO निकलता है। कौन निकलता है? NaO। और इसकी जगह पे जाके लग जाता है। क्या होता है? इसकी जगह पे जाके लग जाता है। और जैसे ही ये काम होता है, तो आप इस प्रोडक्ट को किसका नाम दे देते हैं? आप इस प्रोडक्ट को दे देते हैं नाम सोडियम फिनॉक्साइड का। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर भी बनाया है। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, अब बचा क्या? अगर आप ये कहते हो कि यहाँ से NaO गया है, ऊपर जाके लगा है, Na ऊपर जाके लगा है, तो यहाँ से कौन बचा? H। कौन बचा? H बचा। यहाँ से कौन बचा? H बचा। यहाँ से H बचा है, और यहाँ से बचा है NaSO3। तो हम इसको किस तरह लिखते हैं कि हमने डाला NaOH और हमारे पास क्या बाहर आ गया? Na, यहाँ से H और SO3। ठीक है। अब ये जो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड आया है, याद है आपको ऊपर जब आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड आता था, तो सोडियम फिनॉक्साइड को आप किससे रिएक्शन करा देते? HCl से। किससे रिएक्शन करा देते? HCl से। तो भाई अभी भी हम किससे रिएक्शन कराएंगे इसका? अभी भी हम इसका रिएक्शन HCl से ही तो कराएंगे। और जब आप इसका रिएक्शन HCl से कराओगे तो होगा क्या? ये जो हाइड्रोजन है ये जाके सोडियम की जगह पे लग जाएगा, और जैसे ही ये होगा तो ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर। अच्छा, अब रिलीज क्या होगा? हाइड्रोजन तो जाके Na पे लग गया, अब Na जाके Cl के साथ लग जाएगा। देखिए ना, ये हाइड्रोजन और O तो आपने मिला दिए, तो बचा कौन? Na बचा, और यहाँ से Cl बचा। यानी क्या चीज बाहर निकलेगी? NaCl। और आपका जो प्रोडक्ट है ये तैयार हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। तो ये हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़ लिए। ठीक है, अब हम जल्दी से जा रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। बट उससे पहले आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि दिस मेथड इज ओल्ड वन एंड नॉट यूज करंटली। करंटली हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। इससे पहले हमने डाउ प्रोसेस पढ़ा। डाउ प्रोसेस को हम यूज करते हैं, लेबोरेटरियल प्रिपरेशन है वो हमारी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो हमारी प्रिपरेशन है वो एक बहुत पुरानी प्रिपरेशन है और आजकल हम इसे यूज नहीं करते।
तो फिर हम किसको यूज करते हैं भाई? फिर हम यूज करते हैं एक नया मेथड जो आजकल आजकल की केमिस्ट्री में यूज होता है, और उस मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्या नाम है उसका? ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? ये आपने बेंजीन के टॉपिक में बखूबी पढ़ा था, है ना? क्यूमीन हम किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं। चलें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बड़े आराम से कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कवर करने की। आ, तो बेटा क्यूमीन कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। तो हम जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ये हो गया बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है? अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। अब देखिए हमारी हेडिंग का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी ऑक्सीडेशन करानी है, यानी कि हम इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। तो जल्दी से हम इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देते हैं। तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो होगा क्या? ये जो दो ऑक्सीजन है, ये फौरन से जाके, ये क्या होगा? ये फौरन से जाके कहाँ लग जाएंगी? इस चे के बीच में। कहाँ लग जाएंगी? इस चे के बीच में। ये दो ऑक्सीजन जाएंगी और इस चे के बीच में लग जाएंगी। और जैसे ही इस चे के बीच में लग जाएंगी, ये चे के बजाय क्या हो जाएगा? कोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोह हो जाएगा। यानी ये सी एच की जगह बन जाएगा सी डबल ओ एच। क्या बन जाएगा? सी डबल ओ एच। चलें, अब अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे हो गया? हमने क्या करा? हमने ऑक्सीजन ऐड करी, और बदले में हमारा जो क्यूमीन है वो कैसा हो गया? देखिएगा जरा। इस सी एच की जगह, इस सी एच की जगह हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये चेंज होके ये क्या बन गया? ये बन गया सी डबल ओ एच। क्या बन गया? ये सी डबल ओ एच बन गया। अच्छा, और साथ साथ ये सी एच थ्री अपनी जगह पे ही ऑलरेडी मौजूद है। अब अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है। क्या नाम है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। लेकिन ये आपने अपने इंटर में पढ़ा होगा ना सब कुछ, ऐसा ही है? ये सब आपने अपने इंटर में पढ़ा होगा। मैं तो सिर्फ आपके लिए चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, है ना भाई? चलें, अब आप इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? HCl से। किससे कराएंगे भाई? HCl से कराएंगे। अच्छा, जैसे ही आप इसका रिएक्शन HCl से और वाटर से कराएंगे, HCl और वाटर से कराएंगे, तो क्या होगा? इसमें से OH उठेगा और वो जाके इस बड़े से स्ट्रक्चर की जगह लग जाएगा, और ये सिंपली क्या बन जाएगा? फिनोल। सिंपली क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। बाकी रही बात बाकी चीजों का क्या होगा, है ना? बाकी चीजों का क्या होगा? अब जरा देखें बाकी चीजों का क्या होगा। यहां से आपने क्या किया? यहां से आपने क्या किया? ये बेंजीन की रिंग उठा ली। क्या किया आपने? ये बेंजीन की रिंग उठा ली, और बेंजीन की रिंग के ऊपर ये OH लगा दिया। क्या लगा दिया? ये OH, ताकि क्या बन सके? फिनोल बन सके। तो मुन्ने बाकी चीज क्या बची है आपके पास? आपके पास सी बचा, ओ बचा। क्या बचा? सी बचा, ओ बचा। और फिर क्या बचा? ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं, CH3 CH3। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी सिर्फ 3 बना रहा था। एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, तो मैंने 2 ऊपर बना दिए। इसका नाम है एसीटोन। खैर बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। इससे इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है? करंटली करंटली ये मेथड वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। करंटली ये मेथड वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। अच्छा, ये जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल है, बट अब ये मेथड जो है वो बंद हो गया है। चले, अब हमारे पास फिनोल की लास्ट प्रिपरेशन है, और इस लास्ट प्रिपरेशन के बाद आ, हमारा जो है वो
फिनोल की प्रिपरेशन वाला टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। लास्ट प्रिपरेशन इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। और हमारे पास जो लास्ट प्रिपरेशन है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट। क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट। अब पहली बात तो हमें इन टर्म्स के मतलब समझने पड़ेंगे। इन टर्म्स के मतलब क्या है? तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन बाय वाटर। तो हमें पानी से रिएक्शन तो कराना पड़ेगा, तभी हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। अब ये डायजोनियम क्या होता है? ये डायजोनियम सॉल्ट होता क्या है? ये डायजोनियम सॉल्ट का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिला हुआ है और उस पर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन से तीन बॉन्ड्स के साथ मिला हुआ है और उन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं डाइएजोनियम। अच्छा, अब अगर ये पॉजिटिव है तो जरा इसको बैलेंस करने के लिए कोई नेगेटिव भी चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हम क्लोरीन लगा देते हैं, ताकि इसका पॉजिटिव जो है वो किसी नेगेटिव वाले से क्या हो जाए, बैलेंस। इस तरह की चीजों को हम कहते हैं डाइएजोनियम। अच्छा, अब क्या होता है, ये बेंजीन के साथ होना चाहिए। तो अब जरा हम डाइएजोनियम लेते हैं। तो ये हमने लिया बेंजीन, और बेंजीन के साथ में क्या कर रहा हूँ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हमें इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? हमें इसका रिएक्शन लाजमी तौर पे किसके साथ करना है भाई? वाटर के साथ करना है। तभी तो तभी तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस। तभी तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। ऐसा ही है। चले, तो हम इसका रिएक्शन जल्दी से किसके साथ कर रहे हैं? वाटर के साथ। और जैसे ही आप इसका रिएक्शन किसके साथ कर देंगे? वाटर के साथ कर देंगे। जैसे ही आप इसका रिएक्शन किसके साथ कर देंगे? वाटर के साथ कर देंगे, तो होगा क्या? ये जो फिनोल का OH ग्रुप है, ये जो फिनोल का OH ग्रुप है, ये जाके लग जाएगा बेंजीन के पास। तो इसको देखते हैं जरा क्या बना। तो ये तो हमारे पास बन गया फौरन से फिनोल। ये तो एक ग्रुप बन गया हमारे पास, कौन सा? फिनोल। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास पीछे क्या बचा? हमारे पास यहां से बचा Cl, यहां से बचा H। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? HCl। और क्या बचा? ये दो N भी तो बचे हैं, तो ये N जो है वो N2 की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, ये कौन सा मेथड है? ये भी लेबोरेटरियल मेथड है। ठीक है, ये भी लेबोरेटरी प्रोसेस है। इनमें से जो सबसे कामयाब प्रोसेस है मुन्ने, इनमें से जो सबसे कामयाब प्रोसेस है वो कौन सा है? वो क्यूमीन है। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन वाला प्रोसेस बहुत बेहतरीन और वैलिड प्रोसेस है। प्यारे बच्चों, अब हम फिनोल के रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिनोल की रिएक्शंस ज्यादा नहीं है, ये हमने ज्यादातर जो है वो कवर कर लिए थे। किसके अंदर? ये हमने बेंजीन के टॉपिक के साथ ही कवर कर लिए थे। कुछ चंद रिएक्शंस हैं, उनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अच्छा, आप हरगिज ये मत सोचिएगा कि बेंजीन, ये जो फिनोल है, बेंजीन है, इनकी मैंने आपको नेमिंग, इनकी मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर में। ठीक है, हम हर हर ग्रुप्स के, चाहे वो अल्केनो, अल्कीनो, अल्काइनो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बेंजीन हो, फिनोल हो, अल्काइलाइड हो, इनके जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं और उनके जो नाम हैं, ये हम नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ये हम नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में कवर करेंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने केमिकल टेस्ट नहीं पढ़ा है, तो बेटा केमिकल टेस्ट भी मैं आपको अलग से एक चैप्टर में सारे केमिकल टेस्ट जो है ना, सारे चैप्टर्स के केमिकल टेस्ट पढ़ा दूंगा, आप परेशान मत हो। चलें, अब एक एक करके हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। हमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं पढ़ने। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? नाइट्रेशन। बट ये रिएक्शंस हम परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन को हमने ऑलरेडी बेंजीन के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड इन बेंजीन टॉपिक। तो अब ये हमें नहीं पढ़ना। हमारे पास दूसरा रिएक्शन है
सल्फोनेशन। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? सल्फोनेशन का। बट सल्फोनेशन का रिएक्शन भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इस रिएक्शन को भी बेंजीन के टॉपिक में कवर कर लिया, ऑलरेडी कवर्ड इन बेंजीन टॉपिक। इन्हीं बस अब आप ये समझें कि आपका फिनोल का चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। तीसरा रिएक्शन हमें पढ़ना है हैलोजनेशन, और हैलोजनेशन का रिएक्शन भी हम नहीं पढ़ेंगे। और हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इस टॉपिक को भी ऑलरेडी हमने किस में कवर कर लिया? बेंजीन के टॉपिक में कवर कर लिया। आप बेंजीन का जब टॉपिक देखेंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि आपने बेंजीन की हैलोजनेशन, आपने बेंजीन की सल्फोनेशन और आपने बेंजीन की नाइट्रेशन कवर की है। अब हम इसका चौथा रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल। चलें, तो हम जल्दी से फिनोल ले रहे हैं। और इस फिनोल का रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम मेटल से। और जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद उसकी जगह खुद आ जाएगा। अब उस हाइड्रोजन को क्या होगा? वो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल नहीं रहती। 7 एलिमेंट्स हैं जो कि सिंगल नहीं रहते। 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, और पहले भी हमने कई दफा ये बात की है, जिनमें हाइड्रोजन, बताइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी केमिकल हमें सिंगल नहीं दिखता। तो हाइड्रोजन भी 2 बनेंगे। अब एक फिनोल में से तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 फिनोल लेंगे ताकि 2 हाइड्रोजन निकले। 2 फिनोल लेंगे तो 2 ही सोडियम फिनॉक्साइड बनेंगे। 2 सोडियम फिनॉक्साइड बनेंगे तो 2 ही सोडियम लेने पड़ेंगे। ठीक है, खैर बैलेंस करना हमारा काम नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है? ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है? ये रिएक्शन शो कर रहा है कि फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। क्या शो कर रहा है? फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। वाई? क्योंकि ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। तो ऐसा केमिकल जो अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिलीज करता है उसे हम एसिडिक नेचर का कहते हैं। तो बहरहाल बहुत आसान सा रिएक्शन था, बड़े आराम से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने आखिरी रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। किसकी तरफ जा रहे हैं? आखिरी रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। खैर, ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन कौन से कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं? तो जो हमने बेंजीन के लिए इस्तेमाल किए थे वही हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो हम उन रिएक्शंस को दोबारा डिस्कस नहीं करें, उन रिएक्शंस को हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। चलें, जरा जल्दी से देखें। हम क्या ले रहे हैं? पहले फिनोल, और इस फिनोल का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। यहाँ जो रिएक्शन होता है आप नेसेंट ऑक्सीजन से कराते हैं। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन को कौन पसंद है? कौन पसंद है ऑक्सीजन? हाइड्रोजन पसंद है। कौन पसंद है? हाइड्रोजन पसंद है। लेकिन ऑक्सीजन ये कहती है कि मुझे 2-2 हाइड्रोजन चाहिए। क्या? मुझे 2-2 हाइड्रोजन चाहिए। चलिए, इसको एक नहीं बल्कि 2-2 हाइड्रोजन चाहिए। अब सीन ये है, अब सीन ये है कि एक हाइड्रोजन तो चलो हम इसको यहां से दे देंगे, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन कहां से लाएं? फिर दूसरा हाइड्रोजन हम इसके ओपोजिट से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे? इसके ओपोजिट से लेके आएंगे। क्योंकि हमें इतनी बात पता है कि हर एक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। क्या? कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। क्योंकि ये बेंजीन की रिंग है ना, और बेंजीन की रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6। चलिए, तो होगा क्या? होगा क्या कि जैसे ही ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहां से कैप्चर करेगी और एक हाइड्रोजन यहां से कैप्चर करेगी, इनके कैप्चर करने की वजह से वाटर तो रिलीज हो जाएगा, वाटर तो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, पानी पानी हो गया सब। लेकिन अब जो ये प्रोडक्ट बनेगा ना, ये प्रोडक्ट बहुत ही खतरनाक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन रह गया। यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन रह गया। अब जाहिर है वो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने आप को
स्टेबल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है मुन्ने? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं भाई? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा दें। क्या लगा दें यहाँ पर हम? डबल, ताकि ऑक्सीजन को हम क्या कर सके? स्टेबल कर सके, ताकि ऑक्सीजन को हम क्या कर सकें? स्टेबल कर सके। अब यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला है तो यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गई, और यहाँ भी जाके वैलेंसी को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन लग जाएगा। अब वही बात, ऑक्सीजन तो एक बॉन्ड बनाता नहीं है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाओ। अब जब आप ऐसा करोगे, अब जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने की वजह से कुछ मसाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो मसाइल क्या हैं उनको देखें जरा। अगर आप सिंपली इस जगह की बात करें तो मुन्ने यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है ऊपर, वो 1 बॉन्ड बना रहा है आगे वाले कार्बन के साथ, और वो डबल बॉन्ड बना रहा है पीछे वाले कार्बन के साथ। देखें ऐसा ही है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 बॉन्ड बना रहा है ऊपर, ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहा है पीछे, कितने हो गए? 4, और 1 बॉन्ड बना रहा है आगे, तो कितने हो गए? 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कार्बन है वो तो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। इस वजह से यहां से बॉन्ड हटाना पड़ेगा। नीचे आ जाइए। अगर आप नीचे वाले कार्बन को देखें, अगर आप नीचे वाले कार्बन को देखें तो नीचे वाले कार्बन में क्या सीन है कि नीचे वाला कार्बन भी इसी तरह से बिल्कुल 5 बॉन्ड्स बना रहा है। कैसे? देखें जरा इसको। इस कार्बन की अगर बात करें तो ये 2 बॉन्ड्स नीचे बना रहा है, 2 बॉन्ड्स पीछे बना रहा है, और 1 बॉन्ड आगे बना रहा है। देखिए ना, ये देखिए, ये कार्बन 2 बॉन्ड नीचे बना रहा है, 1 बॉन्ड आगे बना रहा है, और 2 बॉन्ड पीछे बना रहा है। टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? 5 बॉन्ड्स हो गए। जरा इतने बॉन्ड्स पर तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि यहां से भी हमें डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस जिस तरफ ऑक्सीजन मौजूद है हम उस तरफ बिल्कुल भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड्स को नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर वैलेंसी क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, हम यहाँ नहीं लगा सकते, हम यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा, जहां ऑक्सीजन करीब है वहां नहीं लगा सकते, तो यहाँ तो लगा सकते हैं ना। तो जो नया डबल बॉन्ड बनेगा वो यहाँ बनेगा। अब ये कौन है? इस केमिकल का एक बहुत प्यारा सा नाम है, इट्स बेंजोक्यूनॉन। ये कौन है? बेंजोक्यूनॉन। पेपर में अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल गिव्स, तो आप बोलेंगे बेंजोक्यूनॉन। क्या बोलेंगे? बेंजोक्यूनॉन। यहां तक आने के बाद हमारा फिनोल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे।